आज के शो में। कोरोना के बाद डेंगू ने पंजे गाड़ लिए, अमवात का सिलसिला जारी। डेंगू से बच्चे मुतासिर होने लगे, बेशतर स्कूल इंतजामिया डेंगू एसओपी से नावाकिफ। डेंगू के बढ़ते वार, हुकूमत की जानिब से तरजीही बुनियादों पर मौसर इक़दामात नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान मान। नाज़रीन, डेंगू वायरस के केसेस के ऊपर हमने आज से 2 या 3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि इस वायरस की वजह से जो इसका जो वार है वो जारी हैं और उससे खदशात और हमारे जहन में जो सवालात थे वो सारे हमने उठाए थे। उससे बुनियादी सवालात बहुत से थे। मैं यहाँ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले बोलूँ कि कोविड के हवाले से जो तनकीद हुकूमत पे होती रहती है वो तनकीद अपनी जगह कुछ दुरुस्त हो, लेकिन कोविड के हवाले से बिलखुसूस NCOC के प्लेटफॉर्म से जिस तरह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हुकूमत ने इकदाम किए थे वो काबिल सताइश हैं। वो इससे पहले नहीं हुए थे, अनप्रेसिडेंटेड थे और वो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन डेंगू के हवाले से हमने देखा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक बार फिर जो ऑलरेडी नाकाम है उससे हम तवक्को नहीं रखते, हमें जो करना है अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। लेकिन यहाँ अभी तक हमने देखा है कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, अभी तक सीरियसली नहीं लिया जा रहा। मैं सिर्फ इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ही ट्विटर पेज अगर मैं फॉलो कर रहा था, वहाँ मैंने कुछ हद तक देखा कि वो लोग सिर्फ फ्यूमिगेशन से हटकर उसकी सैम्पलिंग या सर्वेलेंस कर रहे हैं, मच्छर की ढूंढने की कोशिश भी, यानी वाटर टैंक्स और ऐसे इलाकों में जा रहे हैं डेटाबेस की बुनियाद के ऊपर, जो थोड़ा साइंटिफिक मेथड है वो थोड़ा बहुत नजर आया इस्लामाबाद में। इसके अलावा पेशावर में एक आध ट्वीट, कराची के अंदर तो मैं देख रहा था, मुर्जा वहाब साहब ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले के मैं उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर उनसे तवक्कुआत है हमारी कि फ्यूमिगेशन उन्होंने कुछ इलाकों में की है, वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट कर रहा है। लेकिन सूरत हाल मखदूश है, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। पैनिक फैलाना मकसद नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हॉस्पिटलों के नंबर्स बता रहे हैं, हॉस्पिटलों के जो पेशेंट्स बता रहे हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो कुछ और हैं, जो अनऑफिशियल हैं। क्योंकि हम ये पूछेंगे सवाल भी कि क्या हुकूमत ने डेटा भी कलेक्ट करना शुरू किया। 2 या 3 दिन पहले इस प्रोग्राम में जब मैंने एक लैब के हेड से पूछा था कि आप कराची में क्या अपना डेटा सिंध गवर्नमेंट को देते हैं कि आपकी लैब में इतने केसेस पॉजिटिव आए, उनके एड्रेसेस ये थे ताकि हुकूमत जाकर वहाँ पर जाकर अगर पानी के टैंक खुले हुए हैं या जो भी लावा उसका जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको तलाश कर सके। तो उन्होंने कहा अब तक हमसे किसी ने कोई डेटा नहीं मांगा। ये 2 दिन पहले के प्रोग्राम में या 3 दिन पहले के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई है। तो अभी तक हुकूमत ने डेटा ही कलेक्ट नहीं करना शुरू किया लैब से। तो जो फिगर्स कराची में आ रही हैं वो डाउटफुल हैं, उन पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। कराची शहर में आज हमने देखा कि एक बच्चा 14 साल का इंतकाल कर गया, एक प्राइवेट स्कूल निजी स्कूल का बच्चा 14 साल का इंतकाल कर गया। उसकी कज़न की ट्वीट है, कहते 14 साल का बच्चा वेंटिलेटर पे गया और स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। ये सवाल भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे क्योंकि NCOC वो प्लेटफॉर्म है जिसने कोरोना के हवाले से तमाम गाइडलाइंस और SOP स्कूल्स रेस्टोरेंट्स हर एक को दी थी। यहाँ पर कराची में या पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस अगर मैं पूरे सिंध की बात करूँ तो सूबे सिंध में कराची के अलावा या और भी आप जो दीगर शहर देखें, और कराची में बहुत से स्कूल हैं जिनको पता भी नहीं है, मेजॉरिटी स्कूल है जिनको ये नहीं पता कि क्या SOPs फॉलो करने हैं क्या नहीं करने, डेंगू को किस तरह रोकना है किस तरह नहीं करना, कौन से पानी पैदा हो सकता है कौन से में नहीं हो सकता। फ्यूमिगेशन एक किसी स्कूल ने कराची में कराई होगी, आप कराची उठाएं, सिंध के दीगर शहरों की बात करें, पंजाब में कराई होगी या हुकूमत ने करवाई किसी स्कूल में। स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्या हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, उनके तहफ़्फ़ुज़ उनकी जान की फिक्र है स्कूल खुलने से पहले कि आज एक 14 साल का बच्चा इस पर जहाँबाग हुआ है, खुदा ना खास्ता ये मर्ज इस तरह फैल रहा है, अभी तो पीक आनी है इसकी, तो इसके कितने बच्चे और मुतासिर हो सकते हैं इससे। क्या हमने सोचा है, हमारे जहनों में ये सवाल है कि स्कूल की जो प्राइवेट एसोसिएशन जो अपने ऑफिस खोल के बैठी हैं उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हमारे पास स्प्रे नहीं है आप आगे कर दें, कोई मैंने खत नहीं देखा उनकी तरफ से हो, या इसी तरह हुकूमत ने अपने तौर पे स्कूल्स का जाके दौरा किया नहीं किया, मैंने नहीं देखा अभी तक। ये तो जो भी हो रहा है स्प्रे इधर उधर कुछ इलाकों में शुरू, वो भी अब हुआ है जाके जब अपनी पीक पे आना शुरू हुआ है ये मामला। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौजूद साइंसदान भी हैं, PM टास्क फोर्स को हेड भी करते हैं, साइकोलॉजी की हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यानी हुकूमती हलकों में भी आपकी बात सुनी जाती है, एक आपकी ओपिनियन मैटर करती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA लाहौर के सदर हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब, सालों की आपकी रिसर्च है डेंगू के हवाले से, आपके पेपर्स हैं पब्लिश हुए हैं, इसके अलावा आप इन्फेक्शस कंट्रोल सोसाइटी के को हेड भी करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अताउर रहमान साहब, सर बड़ा अच्छा काम था NCOC का, सर डेंगू क्या हमने सोचा नहीं, क्योंकि अब ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है, शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं, नून लीग वाले तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उसको आसान ले रही थी, हल्का ले रही थी, क्या ऐसा है? आपको लगता है, शुबा है, ऐसा शक है? डॉक्टर अताउर रहमान साहब।
जी, दरअसल डेंगू जो है वो जब पंजाब में जब आया था बड़े पैमाने के ऊपर, तो पंजाब आईटी बोर्ड ने उस ज़माने में एक डैशबोर्ड बनाया था जी। और उसको बहुत तेज़ी से फिर कंट्रोल कर पाए थे, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनके 1000 या 1500 वर्कर जाते थे, फ़ोटोग्राफ करते थे कहाँ पानी के पूल्स हैं और जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफ़ाई होते थे, वहाँ स्प्रे होते थे। 2017 के अंदर केपीके में भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काफ़ी रिपोर्ट हुए डेंगू के केसेस, लेकिन फौरी तौर पे उसको कंट्रोल के लिए केपी प्रोविंस ने भी एक्शन लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कंट्रोल किया जा सकता है अगर सीरियसली लिया जाए, सफाई रखी जाए, उन इलाकों के हॉटस्पॉट जो हैं वहाँ पे स्प्रेइंग की जाए, तो सीरियसली लिया जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज से अब दोबारा फैल रहा है, तो वो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि आप सही फरमा रहे हैं, और इसको सही तरीके से लिया जाए। लेकिन उसको आप कोरोना वायरस से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है नंबर ऑफ डेथ्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, कोई मुकाबला नहीं है दोनों में। जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं कोरोना वायरस के रोज़ाना, जो जितने लोग इंतकाल कर रहे हैं कोरोना वायरस से, उसके मुकाबले में डेंगू जो है पोटेंशियल थ्रेट तो है और बहुत तेज़ी से फैल सकता है, इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जो कोरोना वायरस अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वो रखते हैं, मुझे बताइए कि एक तो मोर्टालिटी रेट आप कह रहे हैं कि चले सिमिलर नहीं है, वो हम हेल्थ एक्सपर्ट से मजीद भी समझेंगे, लेकिन दूसरी अहम चीज़ है जो साइंटिफिक रिसर्च है, यानी आप जो बता रहे हैं कि काम हुआ था, ये सारा ये तो मुझे ये साइंटिफिक बुनियाद पे होता है कि पहला डेटा कलेक्ट होता है, फिर डेटा कलेक्शन के बुनियाद के ऊपर उसकी सैम्पलिंग और फिर कहाँ से पैदा हो रहा है लावा, फिर वहाँ जाते हैं। ये काम यहाँ पे कोई लैब कराची में आपने, मैं पहले सिंध की बात करूँ क्योंकि आप दाव में काम भी कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ है यहाँ पर कि ये साइंटिफिकली सर्विलेंस जिसे कहा जाए कि मच्छर की हो, ये कुछ यहाँ पे ये है या ये एग्जिस्ट नहीं करता स्ट्रक्चर? मेरे इल्म में नहीं है दरअसल, क्योंकि मैं डाउ में नहीं हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी का एक इदारा है, उससे वाबस्ता हूँ। लेकिन शायद हो रहा होगा, मैं सही आपसे कह नहीं सकता। जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस हद तक सर्वेलेंस हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है इसके बारे में। अच्छा, और आप जो अभी बात बता रहे थे कि इससे पहले जो हुआ था ये भी सारा साइंटिफिक काम था, यानी जिस बुनियाद पे जा रहे थे, जाके देखते थे लावा को और सब चीज़ों को? बिल्कुल, ये साइंटिफिक होना ज़रूरी है, मतलब ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, जी बिल्कुल, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था और उसकी वजह से कंट्रोल भी किया इसको फैलने से रोका गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये पाया जाता है, एशिया में भी है, थोड़े बहुत केसेस अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी रिपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन इसको अगर सही तरीके से टैकल किया जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तरीके से और इसमें क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई हुकूमतों के तहत आता है, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ही के जिम्मेदारी है कि अपने अपने सूबों में जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं उनको बाकायदा स्प्रेइंग करें, वहाँ सफाई करें और आइडेंटिफाई करें कहाँ ये जगहें हैं। तो ये बहुत रिलेटिवली आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ी एफर्ट चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से। अच्छा सर, ये किस हद तक वो एफर्ट हो रही है उसके बारे में मुझे ज़्यादा अच्छा आपको इल्म नहीं, लेकिन ये हॉटस्पॉट्स और ये सब चीज़ें जो इस पर हैं डॉक्टर रहमान साहब, इसको अगर हम अगस्त में मानसून सीजन शुरू होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं कलेक्ट करना सर्विलेंस, तो शायद आज हम बेहतर उसमें होते, सूरत हाल होती। मैं सुबह सिंध की पहले बात कर रहा हूँ आपसे, अब अगर ये टाइम गुजर चुका है 2 महीने का, केसेस अब बढ़ रहे हैं, अब हम शुरू करेंगे सर्विलेंस, जब तक तो सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में खुद ही खत्म हो जाएगा मच्छर, कोई फायदा अब कुछ हो सकता है इसका, मतलब अगर अब शुरू होता है तो? जी बिल्कुल जी, अब भी किसी हद तक आप कर सकते हैं। असल में श्रीलंका में बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ तो बराबर बहुत अरसे से ये सिलसिला उनको हर सीजन के अंदर ये करता है और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। और एक ज़माने में श्रीलंका के साथ इंटरेक्शन भी रहा हमारे डॉक्टर्स का, जो इसको कंट्रोल कर रहे थे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। तो यकीनन अगर जितना टाइमली आप करेंगे, और इसमें असल चीज़ पानी के जो पूडल्स होते हैं, जो पानी के पडल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होते हैं, उनमें फिर ये ग्रो करता है। उसको अगर आप एलिमिनेट कर दें और गंदगी को आप कंट्रोल कर लें और उनको स्प्रे करें उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा केसेस जिस इलाकों में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और किया गया है पहले पाकिस्तान में बहुत इफेक्टिवली। अच्छा, मैं क्योंकि पंजाब का ही मैं देख रहा था, तो एक दो ऐसे मैंने इस पर तज्ज़िये सुने थे, मैं डॉक्टर रफ़ीक खानी साहब से पूछना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे माइज़ा हमीद साहबा की ट्वीट थी, वो कहती हैं कि ऑफिशियल डेंगू फिगर्स जो आ रही हैं सामने, और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कंफर्म केसेस की डेंगू की जो पंजाब में रिपोर्ट हुए इस साल, वो तकरीबन 2782 हैं। तो वो कहती हैं कि ये जो है ये ग्राउंड सिचुएशन से अलग है, हटकर है, ऐसा नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा जी कि बेड्स जो बता रहे हैं लाहौर में सिचुएशन, वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड है, और ये जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं है। अब ये हुकूमत छुपाएगी तो नहीं केसेस, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका लैब का भी एक्सपीरियंस है इस पर रफ़ीक खानी साहब, कि ये
क्या ये गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है सही तरीके से? ये अनरिपोर्टेड केसेस हैं या ओवरऑल ही जैसे 500 केसेस हैं, अभी आप बता रहे थे कैसा था 5000 लोग मरीज हैं, 500 ने टेस्ट कराया, ये वो वाला मसला है, क्या है ये? जी, ये वही वाला मसला है कि दरअसल पाकिस्तान में जनरली जो है वो हमारे मेडिकल प्रैक्टिस का तरीकाकार ये है जी कि या तो मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बुखार आता है तो फार्मेसी से या स्टोर से जो है वो दवा ले लेते हैं, तो पता नहीं चलता। और तकरीबन जो है ना जो केसेस लेबॉरेटरी में डायग्नोज होते हैं, चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी इसका तकरीबन मेरा ख्याल 1 हफ्ता हुआ है सैंपल वो कलेक्ट करना शुरू किया है, डेटा शुरू कर दिया आपसे? जी कर दिया है शुरू। और जो केसेस डायग्नोज होते हैं लेबॉरेटरी में उससे तकरीबन 10 to 50 टाइम्स ज़्यादा केसेस जो है ना वो कम्युनिटी में हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म जो है ना वो इस तरह का नहीं है कि 100% जो है ना वो डेटा कलेक्ट हो सके। मेरे पास तो अभी लेबोरेटरीज छोटी हैं, बड़ी लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट 20 केसेस आज कराची में, आप एग्री करते हैं इससे? 20 नहीं 20 केसेस तक तो तकरीबन मेरी अपनी लेबोरेटरीज में ही जो है ना वो पॉजिटिव आए हैं आज की तारीख में। अच्छा। और वैसे भी मेरी गैर रस्मी जो है ना मालूमात और इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के पास हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो उसके तहत आज की तारीख में तकरीबन 250 के करीब पॉजिटिव केसेस जो है ना वो आए हैं कराची शहर में। जी। अच्छा। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास ये डेटा पहुंचते हफ्ते 10 दिन और लग जाएंगे और उसके बाद वो डेटा कोलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो सही डेटा हमें मिलना शुरू होगा। जब तक डेटा मिल रहा है, लेकिन हमें तो मच्छर काम कर चुका होगा। यही तो कह रहा हूँ ना, हमें इन्फेक्शन कंट्रोल की तमाम जो भी प्रिकॉशंस हैं और जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ऑन द ग्राउंड वो तो शुरू कर देनी चाहिए। और ये इस तरह से सोच के करना चाहिए कि ये डेंगू का जो साइकिल चलता है ना वो 4 से 7 साल के बाद जो है ना वो पीक पे जाता है, उसके बाद फिर डिक्लाइन करता है। तो 2018 में जो है ना पाकिस्तान में मिनिमम नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद 2019 में केसेस बढ़ गए, 2020 में चूंकि हम कोविड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डेटा इस तरह कलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में भी रहीं चूँकि गैदरिंग्स की कमी होती थी और इस तरह से चीज़ें हुई। और लेकिन 2021 में जो है चूँकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो ये पीक जो है वो एक्चुअली आता है आमतौर पर सितंबर में या अर्ली अक्टूबर में, और नवंबर में डिक्लाइन होना शुरू होता है और दिसंबर में आमतौर पर जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादातर तो ये कि वेदर की चेंज की वजह से जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है। इस दफ़ा पीक थोड़ा लेट, अभी पीक तो आया नहीं ना? हाँ, अभी पीक जो है कमिंग 2 वीक्स जो है ना वो बहुत ही डेंजरस हैं पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो जितने मैक्सिमम एफर्ट जैसे कि प्रोफेसर अताउर रहमान साहब ने भी बताया कि हमें जो है वो मॉस्किटोज़ के ऊपर भी अटैक करनी है, उनके लार्वा को भी प्रोड्यूस नहीं होने देना है, हैच नहीं होने देना है, और ये करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि पानी के जहाँ भी पॉकेट्स होंगे। लेकिन उसका पहला स्टेप क्या होता है ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पहला प्रीएम्प्टिव स्टेप तो ये होता है कि आप जो है ना लार्वा की सर्वेलेंस करते हैं। नहीं, और उसकी सर्वेलेंस के लिए पहला डेटा की कलेक्शन होगी ना, डेटा एक्यूमुलेट किया जाता है कि लार्वा जो है वो किस किस जगहों पर, एक्चुअली 2 तरह से डेटा कलेक्ट हो रहा होता है। एक डेटा कलेक्ट हो रहा होता है कि घरों से जो है ना सैंपल लिए जाते हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, और उसके बाद जो है ना जैसे कि एसी का पानी है तो जहाँ जमा हो रहा है या इस किस्म के पानी के पॉकेट्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं वहाँ से ले लेते हैं। वो रैंडम ओपन एरियाज में से लिया जाता है। ये रैंडम होती है, टीम्स आके टेस्ट हाँ रैंडम होती हैं, और कम्युनिटी में एक इसका सैम्पलिंग का फ्रेम होता है, उस सैम्पलिंग फ्रेम के तहत सैंपल्स लिए जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि उसमें जो मॉस्किटोज़ हैं, इसके खास एडिस इजिप्टाई या एल्बोपिक्टस, उनके कितने लार्वा हैं, उसकी बेसिस पर जो है ना वो फ्यूमिगेशन पहले से प्लान की जाती है कि उन पानी के जो भी जहाँ पर ज़्यादा पाए जाए ना, जिसको हॉटस्पॉट्स हम कहते हैं, उनको आप पहले से कवर कर दें या तो वहाँ स्प्रे कर दें आप। पहले से कितना, यानी अगर ये अक्टूबर में पीक आ रही है, ब्रेक लेनी है मुझे 4 वीक्स पहले। अच्छा, इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन और सवालात हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वो हमने लेट कर दिया। अब ये तो मैं ख्याल से तीनों पैनल सेशन जावेद साहब से पूछूंगा, पहला स्टेप जो था वो हमने लेट कर दिया है, और अच्छा खासा लेट किया या कम लेट किया, और हम इसको संभाल सकते हैं नहीं संभाल सकते, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से। हुकूमती हिकमत अमली जो पहला स्टेप था जो डॉक्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं हमें, वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, और वो हमने लेट कर दिया है। अब ये शहबाज शरीफ साहब ने एक सवाल उठाया था, एक स्ट्रैटेजी वो बता रहे थे कि शायद हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है, आई डोंट एग्री विद दिस, लेकिन उनकी स्टेटमेंट थी, वो कहते हैं कोविड के लिए हमने गर्मियों का इंतजार किया कि गर्मियाँ आएंगी तो कोविड ख़त्म हो जाएगा, डेंगू वुड गो अवे इन विंटर्स। ये स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट है जो इस स्ट्रैटेजी पे चलती है। कोविड के लिए तो एनसीओसी और दीगर प्लेटफॉर्म से कोशिशें हो रही थी, लेकिन डेंगू
ज़िंदगी के लिए वाकई में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम सर्दियों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सर्दियाँ आनी हैं तो ये मामला ख़त्म होना है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, लाहौर में भी क्या फिर यही हुआ है जो हमने केसेस अस्पताल भरना शुरू हुए, क्या हुकूमत सर्दियों के इंतज़ार में थी निज़ामी साहब? सरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब प्रोफेसर अताउर रहमान साहब और मेरे भाई दोस्त रफीक साहब के साथ जब हम बात करते हैं इज्तिमाई अच्छाई की भलाई की बात करते हैं और कोई क्रिटिसिज्म के हवाले से, बल्कि शेयरिंग विद द गवर्नमेंट, शेयरिंग विद द पब्लिक कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए, जो हम अपनी दानिश आराम से समझते हैं। आल्दो के मतलब प्रोफेसर अताउर रहमान साहब होते हुए मेरी क्या हैसियत बनती है, लेकिन मेहरबानी मुझे ये मौका दे दें कि मैंने कुछ साइंस के हवाले से नहीं है, तो मतलब जो हमारे सोशल इज्तिमाई है उस हवाले से बात कर सकता हूं। मैं इस वक्त आपसे शेयर पहले करना चाहूंगा कि एज मेडिकल प्रोफेशनल, एज एन हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिशनर्स के वी आर इन अ ग्रेट फिक्स, और मैं समझता हूं कि हुकूमत उसके साथ एक परेशानी के आलम में है। The reason being कि इस वक्त हमें 5 जो पेंडेमिक जो आ रही हैं उनके साथ हमें अब भुगतना पड़ रहा है। उसमें से अगर देखें तो एक कोविड के हवाले से आप जानते हैं जो चीज है वो सारी है, फिर टाइफाइड फीवर जो है, कॉलरा इसके साथ आ गया, मलेरिया इसके साथ, हम सफरिंग के साथ हैं, डेंगू जिसके ऊपर आप उसके तौर पे आज तवज्जो दे रहे हैं, डेंगू से अब इनके सिम्टम्स आपस में बड़ी मिलती जुलती है, तो डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जिनके साथ करें तो पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे रफीक साहब ने फरमाया कि ये जो डैशबोर्ड कर ले या हमारी डिजीज रजिस्ट्री वाला सिस्टम कर ले, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, दुनिया के अंदर जो पब्लिक हेल्थ के अंदर माना जाता है कि अगर एक डायग्नोज पेशेंट है तो मीन बाई उसको मल्टीप्लाई या 12-15 से कर रहे हैं कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप लोग इससे एक्टिव केसेस मौजूद है जो वहां है। सो हैविंग सेड कि हुकूमत के इदारों के अंदर ये लोग आ जाते हैं, जितना फिगर आपने बताया 2000 जो है वहां पे न्यूज़ हुआ है, तो इनको आप यकीनन 12-15 से जरूरत देना तो साइंटिफिक बुनियादों पे है। और हमारे जैसे सिस्टम के अंदर जैसा पाकिस्तान के अंदर रवाज है, भले ये सिंध, पंजाब हो, केपी हो, व्हाटएवर द केसेस, तो वहां पे मेरा ख्याल है कि हम मल्टीप्लाई ज्यादा चीजों से करेंगे तो हमारे साथ बेहतर एक स्टैटिस्टिकल डाटा जो निकल सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या चाहिए था। अब करने के लिए अगर आप किसी भी कन्वेंशनल मतलब एक बाबू से पूछेंगे या वो लोग जो कि हुकूमत ने लगाए हुए हैं उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि हम तो पूरे साल से ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे। अगर भाई सारे साल से इतनी अच्छी सर्वेलेंस हो रही तो इतनी सारा कुछ मौजूद देखने को पड़ते हैं। आपको मालूम है कि 2011 के अंदर 2011 के अंदर जब ये आया तो उस वक्त हमें कतई तौर पे एज हेल्थ प्रोफेशनल्स ये नहीं इल्म था कि इसका हमें इलाज कैसे करना है, इलाज कैसे होना चाहिए। अताउर रहमान साहब ने फरमाया कि श्रीलंका से दोस्त है, द रीजन बीइंग कि श्रीलंका के अंदर जब ये पहली दफा आया था ये डेंगू फीवर, तो उधर डेथ टोल बहुत ज्यादा था। लेकिन अब श्रीलंका में दे हैव लर्न, मेरे लिए मतलब अनफॉर्चुनेटली एक जवान बच्चे की जो जान गई है वहां पे लाहौर के अंदर ये डेथ हो चुकी है इस डेंगू फीवर के साथ। तो कॉम्प्लिकेशन जब आती है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशन क्या कैसे है, वो हम सिखाने के लिए मतलब नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये रवायती जो अंदाज है उससे जरूर हट के देखना चाहिए। अगर प्रोफेसर अताउर रहमान साहब एक रिस्पांसिबल पर्सन और जो सारी सोसाइटी को लीड करते हैं हर चीज के अंदर, वो कहते हैं कि ये चीज बेहतर थी, आज ऐसा नहीं हो रहा, तो वी हैव टू लर्न अबाउट इट और उससे बेहतर किसी फैसले कर लेना चाहिए। मैं आपसे शेयर करूं कि अब एंटीबायोलॉजिस्ट होता है जो कि हु हैज लुक आफ्टर कि ये सारी चीजें लावाश एंड दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, इसमें पब्लिक हेल्थ है, इसमें एग्रीकल्चर वाले आते हैं, इसके अंदर हमारी जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के हवाले से कहते हैं, दे आर ओवर देन एंड द सोसाइटी एंड एसोसिएशंस। मैं देखे जब हमारे साथ कोविड था, मैंने कोशिश की लाहौर के अंदर हुकूमत को ये ऑफर दी कि खुदारा प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, एंड व्हेन आई से प्राइवेट तो आई स्पीक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, हमने उनके साथ लाहौर के अंदर एक मतलब एमओयू साइन किया और हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को, चीफ मिनिस्टर को एंड थ्रू द पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और मिनिस्टर हेल्थ को ये चिट्ठियां दी कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले लोग हैं वो आपको ऑफर करते हैं, उनको खुदा आप रेगुलेट करने के लिए या सिस्टम की खातिर अपने साथ बुलाएं। जब वो साथ मिल बैठ के करेंगे तो माशरे के अंदर भी चीज ठीक हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और मैनेजमेंट इशू है वो विल लर्न अबाउट इट। और हुकूमत जो है सर हमने कुछ सीखा नहीं निज़ामी साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ सीखा है इसमें नहीं है, यही बात है सारी कि हम सीखा। अब तो क्राइसिस हो गया है
और अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे, डॉक्टर तौर रहमान साहब जिस तरह फरमा रहे थे और डॉक्टर खलीफा साहब भी, अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे, आप भी कह रहे हैं हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा मैं एक सेकंड अगर सिर्फ मैं आप जी बोलें, फरमाएं कि अभी एडमिशन के अंदर जो आना देखे उसके साथ हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है, तो ये मैं समझता हूं कि एटीट्यूड के अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए। इट शुड बी फॉर द पॉजिटिव चेंज। तो उसके साथ आई एम श्योर कि प्रोफेसर अताउर रहमान साहब मेरे इस बात के साथ एग्री करेंगे, रफीक साहब भी करेंगे कि ये रवैया जो है हुकूमत बिकॉज़ दे आर द। अच्छा एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक छोटी सी चीज़ है डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपकी भी राय इस पे पहले आपसे लेना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे कोई गाइडलाइंस और एसओपीज होती हैं। एक हेल्थ सिस्टम हमारा क्या है हम सब जानते हैं, उस पर तनकीद करें कोई फ़ायदा नहीं, वो एक सालों से एक है सिस्टम बना हुआ हमारा। हम अस खुद क्या कर सकते हैं, हमें जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल की मिसाल दे रहा था, 14 साल का बच्चा इस वक्त हो गया, किसी स्कूल पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बेशतर स्कूल मेजॉरिटी सर उन्हें नहीं पता कि हमें क्या किस चीज़ से बचना है। कोविड के बारे में तो फिर भी अवेयरनेस हो गई ना, डेंगू के बारे में नहीं है, और पंजाब में तो शायद फिर भी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह, यहाँ इतना मैंने नहीं देखा कि कोई अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा हो कुछ हो। तो कोई गाइडलाइन एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे एनसीओसी है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, दे शुड इशू अ गाइडलाइन एटलीस्ट फॉर चिल्ड्रन के, चाहे वो स्कूल से ना भी लगाओ लेकिन फिर भी दे शुड इशू दीज गाइडलाइंस। ये होना नहीं चाहिए फौरी तौर अताउर रहमान साहब? जी बिल्कुल, एक्चुअली गाइडलाइंस मौजूद हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो एम्ब्रो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो रीजन के जो कमिटीज हैं उन्होंने डेंगू के ऊपर बाकायदा गाइडलाइन दे रखी है कि किस तरह इसको टैकल किया जाए और किस तरह इसको स्प्रे किस तरह किया जाए। डिटेल गाइडलाइन मौजूद है और पाकिस्तान भी चंद साल पहले इनके एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनसे मुस्तफीद होता रहा है। पंजाब भी मुस्तफीद हुआ है और दूसरे भी सूबे मुस्तफीद हुए हैं WHO की गाइडलाइन से। उन पे अमल करना है दरअसल, और टाइमली तरीके से उस पे अमल करना है कि जब क्योंकि बारिश के सीजन के बाद ये फिर फैलता है, यानी कि जुलाई से नवंबर तक आप समझेंगे ये पीरियड होता है। दिसंबर में जैसे आपने भी फरमाया कि ये फिर कम हो जाता है, तो उससे पहले आपके पास ये गियर्ड होना चाहिए। इस वक्त असल में कंपीटिंग जो डिमांड्स थी हेल्थ सेक्टर पे, उसमें सबसे ज्यादा जो रही है वो कोविड की वजह से रही है, क्योंकि जो हेल्थ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उनकी ज्यादातर अटेंशन कोविड की तरफ रही है। लेकिन जैसे डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी फरमा रहे थे कि इस वक्त 5 अलग-अलग एपिडेमिक्स का सूरत हाल है, जिसमें ये भी एक है। तो हमारे जो हेल्थ सेक्टर है वो दैट नीड्स उसके अंदर उसको हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ करनी है, क्योंकि ये अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। पीक मेरे ख्याल से शायद जैसे कि डॉक्टर रफीक अंदानी साहब ने कहा कि माइट बी के अगले 2 हफ्ते बाद और पीक करें, थिंग्स विल गेट वर्स। और जो आपको फिगर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल सही फरमाया कि एक्चुअल फिगर्स मे बी 10 to 50 टाइम्स मोर प्रोबब्ली आर, क्योंकि जो रिपोर्ट किए जाते हैं वो बहुत कम है। रियल सिचुएशन इज मच वर्स, लेकिन इट कैन बी रिलेटिवली इजीली टैकल्ड, जो कि व्हिच वाज नॉट सो कोविड के मामला जो था ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये जो है ये उसके मुकाबले में आसानी से, क्योंकि आप अगर पानी को जहाँ जहाँ के पर्दस हैं और मिसालें मौजूद हैं श्रीलंका के, जैसे डॉक्टर अशरफ साहब कह रहे थे कि बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, और हमारे श्रीलंकन साइंटिस्ट भी पाकिस्तान आ चुके हैं कुछ साल पहले और हमें एडवाइस भी कर चुके हैं, तो वी नो व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, इसको मोबिलाइज करना चाहिए। वी नो व्हाट इज टू बी डन एट द गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो। मैं ये भी थोड़ा समझूंगा खरानी साहब आपसे भी कि हमें खुद घरों में क्या करना चाहिए, वो क्या इकदाम है जो बचने के लिए कर सकते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, इस बात वापस आके नाज़रीन और अहम सवाल हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसील नाज़रीन हमने बड़ा अहम मौजू डेंगू के हवाले से आज उठाया आपके सामने, क्योंकि ये मामला हद से ज़्यादा बिगड़ रहा है। हमने हॉस्पिटल्स भरते हुए देखे हैं, पंजाब की सूरत हाल देखी है, स्कूल्स में यानी जो बच्चे जाते हैं स्कूल गोइंग वो मुतासर हो रहे हैं। मैं नहीं कहता स्कूल से मुतासर हुए, लेकिन ओवरऑल जो इसकी अवेयरनेस है वो भी कम है, इस पर किस तरह बचना है, क्या करना है। अब हेल्थ सिस्टम जो पाकिस्तान का है उसके बारे में हम सब अवेयर हैं। डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब, मैं आपसे पहले पूछना यही चाह रहा था कि अब हमें इस हेल्थ सिस्टम पे रिलायंस हमें रखनी है नहीं रखनी है, हम सब इससे आ गए अच्छी तरह से, हमने हिफाजत करनी है मेरे ख्याल से। फिलहाल हुकूमत ने भी लेट कर दी है। अब खुद हिफाजत के लिए हमें कौन से फौरी तदाबीर या इक़दाम हैं जो आप समझते हैं हमें फौरी उठा लेने चाहिए कि हमें ये बचने के लिए जो पीक से बच जाए हम? राइट, देखें इस बीमारी से बचना जो है ना निस्बतन आसान है कोविड से अगर आप मुकाबला करें तो। चूँकि कोविड जो है वो हवा के ज़रिए फैल रही होती है, सांस के ज़रिए फैल रही होती है,
ये तो बीमारी आपको उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मच्छर काटे नहीं। इसके 3 स्टेप्स हैं रोकने के लिए। एक तो मच्छर की अफजाइश ना होने दी जाए, इसके बाद ये है कि मच्छर को जो है ना वो इन्फेक्ट ना होने दिया जाए वायरस से। यानी मच्छर इस तरह इन्फेक्ट होता है कि एक शख्स को जिसको कि बीमारी हुई है, जिसको डेंगू हुआ है, अगर मच्छर उसको काटेगा तो मच्छर में इन्फेक्शन आएगा, फिर वो किसी और को काटेगा तो स्प्रेड करेगा। तो एक तो ये कि मच्छर को उन लोगों को काटने से रोका जाए, बचाया जाए जिनको इन्फेक्शन हुआ है। और तीसरा ये है कि मच्छर जो है ना वो आपको काट ना पाए, उसके लिए जो है ना आप इकदाम करें, जिसमें जो बॉडी के एक्सपोज पार्ट्स होते हैं इनके ऊपर आप रिपेलेंट लगाएं, या घरों में इस्तेमाल होता है कड़वा तेल, वो लगा लें, तो जो एक्सपोज पार्ट्स हैं वो वहाँ पर वो होगा। दूसरा ये है कि इस मच्छर की एक करैक्टरिस्टिक है कि वो फजर के वक्त जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और शाम को मगरिब से थोड़ा सा पहले से लेकर मगरिब के बाद तक। तो उन टाइम्स पे ख़ास तौर पर एहतियात की जाए कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। घर में जो है मॉस्किटो नेट्स वगैरह होनी चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनको मॉस्किटो नेट्स में कवर करके रखा जाए घर में, और अपने मोहल्लों में या अपने घर के करीबी पार्क्स में, या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने अपने स्पेसिस में जो है ना पानी एक तो ठहरने नहीं देना। जहाँ ठहरा हुआ पानी है उसको कवर करना है किसी भी, या तो उससे पेस्टिसाइड से या ऑयल से, ताकि वो वहाँ पर भी मच्छरों की अफजाइश ना हो सके। एक जिक्र यहाँ पर हुआ था अभी डॉक्टर रहमान साहब से भी, जब कह रहे थे कि मोर्टालिटी कम है, तो लेकिन हमने देखा कोविड के हवाले से जो अगर 100 लोगों को हुआ है तो 3 या 4 ऐसे केस होते हैं जो सिवियर होते हैं, यानी जिनको शदीद जिस्म में दर्द होता है, बाकी को तो बहुत से सिम्टम्स भी नहीं आते कोविड के। ये डेंगू का जो है कि जिसको होता है उसको सिम्टम्स सारे आते हैं, ऐसा नहीं कि हल्का भी हो डेंगू या जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो उसको ना हो, ये सबको यकसा मुतासर करता है। और इससे जो हलाकतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? फिर देखें, सबको यकसा तो कोई भी बीमारी मुतासर नहीं करती, कम और ज़्यादा ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरह से कि कोविड में एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है वो 50, 60, 70% होते हैं, डेंगू में एसिम्प्टोमेटिक केसेस या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस जो है ना वो 10-20% होते हैं। अच्छा, बाकी सब लोगों को जो है ना उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। और मोर्टेलिटी जो है वो तकरीबन 2 to 3% जो है ना इसकी पाकिस्तान में अब है। शुरू में जब नया नया आया था तो मोर्टेलिटी तकरीबन 7% होती थी, लेकिन अब चूंकि मैनेजमेंट के तरीक़ाकार इम्प्रूव हो गए हैं और हमने इसको अच्छी तरह समझ अराउंड लिया है। डेंगू से वो कोरोना से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई, मतलब अगर 2.2 से 3% अगर आप कह रहे हैं तो ये तो कोरोना से थोड़ा ज़्यादा ही है, बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। और लेकिन मैंने बताया ना कि इसको रोकना आपके लिहाज से तो ये कोई टाइप है मखसूस डेंगू की जो किसी को हो तो वो वेंटिलेटर तो खुदा ना खास्ता जाता है, या ये सब एक ही टाइप है डेंगू की? जो नहीं, वैसे तो इसके वायरस के 4 टाइप्स हैं, जिसमें से पाकिस्तान में आमतौर पर 2 टाइप्स पाए जाते हैं। और टाइप स्पेसिफिक इतना नहीं है जितना कि ये है कि किसी शख्स को डेंगू की एक टाइप का इन्फेक्शन पहली दफ़ा हुआ है, और अब अगर दूसरी टाइप का इन्फेक्शन होता है, दूसरी टाइप का वायरस काटता है, तो सुना है कि ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है और उसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ज़्यादा होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ टाइप सर्वेलेंस हो नहीं रहा, तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि कौन सा टाइप जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। और डॉक्टर रहमान साहब, अपने हेल्थ सिस्टम के हवाले से, क्योंकि आप साइंस पे और नॉलेज इकोनॉमी पे बात करते हैं अक्सर, सर इसको, इस हेल्थ सिस्टम को ऐसे पेंडेमिक्स के लिए, ऐसी सूरत हाल के लिए हमें पहले से प्रिवेंट करने के लिए फौरी इकदाम कौन से गवर्नमेंट को लेने होंगे एट प्रोविंशियल, एट फेडरल लेवल के ऊपर, ताकि ये आए हर 1-2 महीने बाद खुदा ना खास्ता अब हम देखें कोई 5th वेव ना आ जाए कोरोना की, अभी डेंगू है, कि इसको एक परमानेंट एक जैसे हम बढ़े उस तरफ, वो मुमकिन है क्या पाकिस्तान में, और कैसे? जी, मैं जरा सा ये एक चीज बता दूं कि ये कोई जब आपको डेंगू होता है तो आपके प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन ये घट के कोई 20 से 40 हज़ार तक रह जाते हैं जो सीवियर केसेस होते हैं। तो एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो कि आपके जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे, जिसके बारे में सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है, और वो ये है कि जो पपीते के दरख्त के जो पत्ते होते हैं, पपाया लीव्स, उसका जूस लेके पिए तो उससे 2 से 3 गुना प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाते हैं। और ये एस्टैब्लिश्ड है, बहुत से रिसर्चेस हुई हैं और ये पाया गया है। तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल रेसिपी, जिसमें ये क्योर तो नहीं है लेकिन ये इलाज की तरफ इसको, क्योंकि इसके लिए कोई इलाज नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, ये जो आप पपीते के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, ये पब्लिश्ड है मटेरियल, इट्स अवेलेबल। लेकिन ये पपीते के पत्तों का जूस निकाल के, और उस पर काफ़ी डेटा इस वक्त मौजूद है। तो ये एक चीज़ है जिससे फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद होता है
क्योर नहीं होता, लेकिन आपको उसके इलाज में, क्योंकि क्योर इसका कोई है नहीं, एंटीबायोटिक्स भी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, एंटीवायरल ड्रग्स भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, एस्पिरिन भी पेन किलर के लिए नहीं दी जाती, वो ब्लीडिंग हो सकती है, एसिटामिनोफेन और दूसरे पेन किलर दिए जाते हैं। तो लेकिन ये एक छोटा सा नुस्खा है जो कि बहुत विद सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस जो कि काम आ सकता है अगर लोग इसको इस्तेमाल करें। लेकिन जो आप बात कर रहे थे जो हेल्थ के लिए, बेसिकली मसला ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद अब आप हेल्थ सेक्टर डिवाइड हो गया है चारों सूबों में, तो इसकी वजह से सेंट्रल स्ट्रैटेजी के तहत एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबों के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अपने हाथ में है। तो हमें इसमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस मौजूद है, NIH की तरफ से गाइडलाइन मौजूद है, WHO की तरफ से मौजूद है, CDC जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसकी तरफ से गाइडलाइन मौजूद है। सब मालूम है कि करना क्या है और क्या बेहतरीन तरीके हैं। मसला है इम्प्लीमेंटेशन का, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबों के हाथ में है, तो इसको टाइमली लेना चाहिए, वरना ये जो और मोर्टेलिटी की जो बात हो रही थी, यकीनन मोर्टेलिटी ज्यादा है लेकिन फैलाव कम है, तो ओवरऑल जो डेथ्स होती हैं वो कोविड के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि फैलाव कम है। सही, और मैं इस वजह से फैलाव कम है। जी, मैं डॉक्टर निजामी साहब का भी लास्ट पे कमेंट लेना चाहूँगा। डॉक्टर निजामी साहब कि मतलब हमें क्या, जो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, अब हमें अपने तौर पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, क्या करना चाहिए? सरफान पंजाबी में कहते हैं कि मतलब वो जो आता है ना, वो रात को पहरे देने वाला, वो एक आवाज लगाता है कि अभी जागते रहना, मेरे दिन रहना। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत का जैसा है तो हुकूमत के तो अपने इकदाम है ही हैं, लेकिन उस हुकूमत के इकदाम के अंदर बट वी हैव टू डू इट, सर्टेनली वी हैव टू टेक केयर और अपनी वो रखनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि बाकी दोस्तों ने जाहिर है इसके लिए बताया कि ये जो मच्छर है ये बहुत शर्मीला है। ये मच्छर शर्मीला है कि या तो आपके मतलब ये कान और इसके साथ वहां पे काटता है, या नीचे आपको टखने के करीब काटेगा, ये बाजू के नीचे आके, मोस्टली ये ऊपर और नीचे होता है। तो लिहाजा एक प्रिवेंशन की खातिर जो मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस हिस्से को मतलब कॉलर्स को ना करें या मतलब शॉल को बड़े वाली चीजें ना पहने, और टखनों के लिए सॉक्स पहने या बंद जूते पहने, और बिलखसूस अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज होता है उस वक्त, और मतलब सनसेट जब होता है उस वक्त ये निकलता है, जैसा मैंने कहा कि ये शर्मीला गिना जाता है। अब करने की खातिर तो ये, बाकी यकीनन हुकूमत को सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निजामी साहब, आपने बताई ये टिप्स, और डॉक्टर तौलेमान साहब, डॉक्टर रफीक रानी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ा अहम तरीन सवालात उठ रहे हैं हुकूमती सतह के ऊपर, क्या तरजीह बुनियादों पर फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं, अभी तक क्यों नहीं संजीदगी से लिया गया, और ये क्या क्राइसिस जो है ये काफ़ी हद तक डॉक्टर्स पर क्या कहते हैं, हमें खुद क्या करना चाहिए, सारे अहम सवालात। फीडबैक आपका मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।